हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं लेसन 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पार्ट 1। तो इसमें हम कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड डोमेस्टिक टेरिटरी। इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम कर रहे हैं। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक अकाउंटिंग ईयर में जो नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम क्या होगी? वेजेस हो गए, प्रॉफिट हो गए, रेंट हो गए, है ना, और ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज हो गया। तो ये सब विद इन द कंट्री है, सम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। एक साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का अकाउंटिंग ईयर होता है, उसमें सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, है ना। तो इनके द्वारा जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हैं, चाहे प्रॉफिट ले रहे हैं, चाहे रेंट ले रहे हैं, चाहे इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज है यानी कि वेजेस वगैरह हैं, वो कहलाते हैं डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम में यही सब है: फैक्टर इनकम, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, पेमेंट मेड टू लेबर, लैंड, कैपिटल, इंटरेस्ट, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर की कंट्रीज में भी जो फैक्टर इनकम हो रही है उसको इंक्लूड कर लेते हैं। और इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, दो चीजों को बन के नेशनल इनकम ये हो गई, और नॉर्मल रेजिडेंट जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं। नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स। इसको हस्तांतरण आय भी हिंदी में बोलते हैं, जो कि कमाई नहीं जाती, जो कि लोगों को दी जाती है। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन दे दी जाती है, विधवा पेंशन दे दी जाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे देते हैं, बेरोजगारी भत्ता जिसको बोलते हैं, डोनेशंस दे देते हैं आप, जैसे कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है वहाँ दे रहे हैं, चैरिटी के लिए दे रहे हैं डोनेशंस। ये सब जो है बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, वजीफे मिलते हैं, तो ये अर्न नहीं किए गए, ये दिए गए हैं वेलफेयर के लिए। तो ये ट्रांसफर पेमेंट है। जो भी इनकम कमाई नहीं गई है वो ट्रांसफर पेमेंट है। नॉर्मल रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है? हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन कंट्री कंसर्न, जिस कंट्री में वो रहते हैं कम से कम वो 1 साल तक रहते हैं। जैसे कि फॉरेनर्स हैं, इंडिया में रहते हैं, उनके पास सिटीजनशिप नहीं है। एक तो बाय बर्थ होती है जैसे हम लोगों के पास है, उनके पास कोई सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन वो कम से कम 1 साल से रह रहे हैं, 1 साल से ज्यादा रहें, और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में हो, जैसे कि वो प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कंजम्पशन जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उनके इकोनॉमिक कंट्री इंटरेस्ट उस कंट्री में हो जहां वो रहते हैं। तो दो बातें हो गई, एक तो 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं, दूसरा उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में हो। लेकिन फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में। आप ये देखेंगे कि जैसे WHO का ऑफिस है दिल्ली में है, IMF का होगा, यूनिसेफ का हो सकता है। तो इस तरह के ऑफिस हैं, इसमें जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री के हैं, ठीक है। ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, जो ये एम्बेसीज में रहते हैं उनके ऑफिशियल्स हैं, और कोई आर्म फोर्सेस के ऑफिशियल्स हैं, अगर वो फॉरेन कंट्री के हैं तो वो हमारे देश के रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने देश में। नॉन रेजिडेंट्स हैं, फॉरेन टूरिस्ट हैं, वो कम फॉर हॉलीडेज, ट्रीटमेंट, स्टडीज एंड स्पोर्ट्स, थोड़े समय के लिए आते हैं, 1 साल से कम के लिए आते हैं, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहाँ नहीं। अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी की। तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी तो वही है जो पॉलिटिकल हमारी बाउंड्रीज है ना। टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल टेरिटरी इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर ऑफ ए कंट्री। क्या है कि टेरिटोरियल समुद्री सीमा होती है,
है ना। जैसे जो हमारे देश की अगर समुद्री सीमा होती है 12 किलोमीटर न्यूटिकल माइल्स है, 12 न्यूटिकल माइल्स है। तो अब इसके यहाँ तक जैसे जो फिशरमैन जाते हैं, फिशिंग करने जाते हैं, ये करने जाते हैं, तो इसी बाउंड्री के अंडर ही उनको करनी चाहिए। Ships and aircrafts operated by residents of country across different parts of the world. जो इंडियन शिप है वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, चाहे वो जापान में चल रही हो, चाहे अमेरिका में चल रही हो, कहीं भी किसी देश में चल रही हो, अगर इंडियन शिप है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की कहलाएगी। और ऐसी एयरक्राफ्ट्स अगर इंडिया के हैं, कहीं भी वर्ल्ड ओवर में जा रहे हो, वो जो अंदर का हिस्सा है वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया रहेगा। फिशिंग वेसल्स हैं, ऑयल और नेचुरल गैस जो एक्सप्लॉइट करती निकालती हैं, वो भी और जो है एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इंटरनेशनल वाटर्स और वेयर हैज एक्सक्लूसिव राइट्स। जो हमारे ये फिशिंग वेसल्स हैं या ऑयल और नेचुरल ये गैस एक्सट्रैक्ट करनी है, तो ये जो एरिया इनके अंदर है ये सब, ये है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। सबसे इम्पोर्टेंट है एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ ए कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अगर हमारी एम्बेसी बाहर है, मतलब अमेरिका में है, जापान में, सब जगह होती है, तो वहां पर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी अगर इंडिया की है। इसी तरह से अगर इंडिया में मान लीजिए कि जापान की है तो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। अमेरिका की है एम्बेसी इंडिया में तो भी उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। तो जिस देश की एम्बेसी है उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। तो हमने बहुत ध्यान से देखा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में तो एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज आ जाती हैं, इसके अलावा शिप्स हैं कोई दूसरी कंट्री में भी घूम रही हैं तो भी वो अगर इंडिया की है तो वो जो शिप के अंदर का हिस्सा है वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है। ऐसी एयरक्राफ्ट है फ्लोटिंग, ये होते हैं, सॉरी देख रहे हैं, और फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये जहां भी निकाल रहे हैं ये लोग भी, ये जो फिशिंग वेसल्स हैं, ऑयल निकालने वाली जो शिप्स हैं या जो भी कुछ है, ये सब इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं तो ये भी कहलाएंगे। और खास तौर पे एम्बेसी पे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि इंडिया में आप देखो दिल्ली में एम्बेसीज हैं, ठीक है, तो जो एम्बेसीज हैं, इंडियन एम्बेसी जो है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। और अगर फ्रांस की है मान लो एम्बेसी तो फ्रांस की डोमेस्टिक टेरिटरी, अमेरिका की है तो अमेरिका की वो जो ऑफिस है वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ऐसे इंडिया इंडिया की अगर एम्बेसी कहीं बाहर है, मान लो अमेरिका में है, तो वो एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। सम एग्जांपल्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम, ये इसलिए हम कर रहे हैं कि एग्जाम में आ जाते हैं, 6 नंबर का आता है, ये डोमेस्टिक इनकम में आएगा कि नहीं आएगा और क्यों नहीं आएगा, तो इसलिए इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रॉफिट्स अर्न बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, मान लीजिए अमेरिकन बैंक है लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी है, इंडिया की, पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया में है, इसलिए इसको डोमेस्टिक इनकम इंडिया में शामिल किया जाएगा। तो ये यस बिकॉज इट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन इन एन कंपनी इन सिंगापुर, अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी है, सिंगापुर की, इंडिया की नहीं है, चाहे काम करने वाला इंडियन है, इसलिए इसको डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे, इट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर। प्रॉफिट अर्न बाय स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इन जापान, ये जापान की टेरिटरी है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते चाहे इंडिया का बैंक है, नो इट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान। सैलरी अर्न बाय एन इंडियन इन एन इंडियन एम्बेसी इन जापान, अब देखिए एम्बेसी कौन सी है, इंडियन, इसलिए इंडियन टेरिटरी चाहे जापान में हो, ये इंडियन एम्बेसी जो है इंडियन टेरिटरी कहलाएगी, इसलिए जो प्रॉफिट या सैलरी ले रहा है इंडियन है, ले रहा है तो ये डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा बिकॉज इट इज एन इंडियन टेरिटरी। जिसकी एम्बेसी है उसी की टेरिटरी है और इसलिए
इंडियन एम्बेसी है, इसलिए ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है, इसलिए इंडियन काम कर रहा है, तो हम इसको इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे। रेंट अर्न्ड बाय एन इंडियन इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। रशियन एम्बेसी हमारी टेरिटरी नहीं है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी है? रशिया की। इसलिए चाहे रेंट ये ले रहा है, इंडियन ले रहा है, लेकिन टेरिटरी किसकी है? रशिया की, इसलिए इट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ रशिया, तो इसको नहीं लेंगे। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि किसकी एम्बेसी, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। एम्बेसी जिसकी है, अगर इंडियन एम्बेसी है और चाहे वो जैपनीज ही काम कर रहा हो, तो वो डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगी। अब हम बात करेंगे रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, इसकी बात कर लें। तो जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी एट करंट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस, और नॉमिनल जीडीपी जो करंट प्राइस पे हम मेजर करते हैं, उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी वैल्यू लेनी है, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो हमारे जो डोमेस्टिक कंट्री यानी इंडिया में है, कितने टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी वैल्यू का टोटल करना है। तो ये कहलाती है नॉमिनल जीडीपी। जो करंट प्राइस पे कहलाती है, वो कहलाती है नॉमिनल जीडीपी। फॉर एग्जांपल, अगर आप हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि अगर गेहूं का उत्पादन हुआ है 100 किलो और 10 रुपए किलो अगर वो बिका है, तो 100 इंटू 10 1000, तो ये हो गया नॉमिनल जीडीपी। यानी ऐसी सभी वस्तुओं को ले लेंगे, तो नॉमिनल जीडीपी ये हुआ। और एक होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी क्या है कि कभी कभी ये जो नॉमिनल जीडीपी हम लेते हैं, उससे थोड़ा सा ऐसे प्राइस इंक्रीज हो जाए तो ऐसे लगेगा कि जीडीपी बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल, अभी इसी गेहूं का उदाहरण लेते हैं कि अब ये 15 रुपए किलो बिकने लगी, तो अब जीडीपी कितना हो जाएगा? 1500। तो एक्चुअली उत्पादन तो बढ़ा नहीं है ना, प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं है, और 1000 से हो गई 1500। तो इसलिए हम रियल जीडीपी लेते हैं, एक बेस ईयर ले लेते हैं। बेस ईयर क्या है कि जैसे अभी हम 2022 में हैं, तो हम 18 या 19 का ले सकते हैं, यानी बेस ईयर के प्राइस लेने। तो जब बेस ईयर के प्राइस लेंगे, तो हम उससे इसको रियल जीडीपी को निकालते हैं, उसके फॉर्मूले दिए हुए हैं, वो निकालेंगे। तो वो बेस ईयर कैसे लेते हैं? वो ना तो बहुत ज्यादा, जैसे 22 ले रहे हैं हम, करंट ईयर है, ना तो बहुत ज्यादा पीछे हो कि 2002 का ही लेके बैठ जाओ, और ना ही बहुत पास का, जैसे 20 का ले लिया। तो हम जैसे 18 का, 19 का, 17 का ले सकते हैं। तो उस समय में जो गेहूं के प्राइस थे, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्राइस इंडेक्स या बेस ईयर। तो अब नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, ऐसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है। और रियल जीडीपी के लिए जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ये दो फॉर्मूले है रियल जीडीपी निकालने का, ये ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ईयर ले लिया 2000, ये बेस ईयर हो गया। जीडीपी एट करंट प्राइस 200 है, जो इस साल का है, इंडेक्स नंबर दे दिया। अब आपको निकालना है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी का आप ये फॉर्मूला लगाइए, ये जो दे रखे हैं ये लगाइए, 200 इंटू 100 अपॉन 400, तो ये हो जाएगा 50। और नॉमिनल जीडीपी अगर निकालना है, तो रियल जीडीपी दे रखा है 240, प्राइस इंडेक्स भी दे रखा है। तो अब हमको निकालना है नॉमिनल। नॉमिनल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इन फॉर्मूलों को तो आपको याद करना ही है, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो ये है 288। तो इस तरह से नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी निकाला जाता है। तो बच्चों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।